हेलो एवरीवन, वेलकम टू पहल क्लासेस। आई एम रचना, योर केमिस्ट्री टीचर। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। पार्शियल इक्वेशन मेथड हमने देखा, हिट एंड ट्रायल मेथड हमने देखा था। इन दोनों मेथड्स के हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एक नया टॉपिक इस चैप्टर का, रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास को, जैसे नाम से ही आपको लग रहा है कि रिलेटिव एटॉमिक मास का मीन क्या है कि हमें एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है। एटॉमिक मास फाइंड आउट करने से पहले यदि हम एटम की बात करें तो एटम ही बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। ये बात आप सबको पता है कि एटम एक बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। यदि छोटा सा पार्टिकल होता है, इवन कैन हम उसको अपनी आईज से भी नहीं देख सकते और माइक्रोस्कोप से भी हम उसको क्या नहीं कर सकते हैं, नहीं देख सकते। तो इतना छोटा पार्टिकल है जिसको माइक्रोस्कोप से भी देखना नहीं जा सकता है, तो उसका जो हमें वेट है, जो मास है, वो फाइंड आउट करने में कितनी डिफिकल्टीज हो सकती है, ये आप सबको पता हो सकता है। ठीक है, हम पहचान सकते हैं कि इतना कितना डिफिकल्ट होगा कि उसका मास को फाइंड आउट करना। इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, कुछ सॉल्यूशन निकाला। साइंटिस्ट ने क्या किया, कुछ सॉल्यूशन निकाला और देखा कि हम कैसे उसका मास है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसने क्या सॉल्यूशन दिया, क्या किया, उसके लिए हम एक एग्जांपल समझेंगे जिससे हमें रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा बहुत अच्छे से समझ आएगा। आपकी स्क्रीन पे आपको विजिबल हो रही होगी एक वेइंग मशीन। आप सबको एक वेइंग मशीन नजर आ रही होगी। ठीक है, ये मशीन आई होप आप सबने देखी होगी। जब भी हम लोग बाहर जाते हैं, हम वेजिटेबल्स लेने जाते हैं या फ्रूट्स खरीदने जाते हैं, तो हमें ये मशीन क्या होती है, शॉपकीपर के पास में दिखती है। क्या आप जो भी फ्रूट्स लाते हो, जो भी वेजिटेबल्स लाते हो, वो इसी मशीन के अंदर मेजर होके आते हैं आपके पास में, जितने भी आपको चाहिए होते हैं। तो बस यही बात है, हमें क्या देखना है कि ये जो वेइंग मशीन है वो आप सब लोगों की देखी हुई है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्या किया, आपके घर पे किसी ने बोला जाओ एक 1 kg मैंगो लेके आओ। ठीक है, मार्केट जाओ और 1 kg मैंगो लेके आओ। आप क्या किया, आप गए मार्केट, शॉपकीपर के पास गए और शॉपकीपर को जाके आपने कहा कि भैया हमें 1 kg मैंगो चाहिए। ठीक है, तो आप सबने नोटिस किया होगा जो शॉपकीपर है, जैसे ही आप उसे बोलते हो कि हमें 1 kg मैंगो चाहिए, वो क्या करता है, क्या वो ऐसी वेइंग मशीन उसके पास होती है उसका यूज करेगा? उसके पास मेजरिंग टूल्स होते हैं। 1 kg का होता है, 2 kg का होता है, 500 ग्राम्स का होता है। ऐसे उसके पास में क्या होते हैं, मेजरिंग टूल्स होते हैं। उन मेजरिंग टूल से क्या करता है, वो मेजर करके आपको जो भी चीज़ चाहिए होती है वो देता है। इन मेजरिंग टूल्स को हम क्या बोलते हैं, बाट। आप लोगों ने सुना होगा, यदि आपको 1 kg का चाहिए आम, तो वो क्या करेगा, 1 kg का बाट उठाएगा और यहाँ पे रखेगा। सपोज ये 1 kg का बाट उसने एक साइड में वेइंग मशीन में रख दिया। यहाँ पे एक साइड में उसने 1 kg का बाट रख दिया। अब उसने क्या किया, आपको मैंगो चाहिए थे, उसने अपने पास जो भी मैंगो थे उनको उठा के इस अनदर साइड में क्या किया, पुट करना शुरू किया। सपोज 1 मैंगो किया, 2 मैंगो किया, 3 मैंगो किया, 4 मैंगो किए। ऐसे उसने मैंगो को क्या किया, रखना शुरू किया। जब जैसे ही वो मैंगो रखते जा रहा है, जैसे ही ये दोनों पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं, वेइंग मशीन के दोनों पार्ट्स जब इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, एकदम इक्वल हो जाते हैं दोनों पार्ट्स, तो वो आपको ये वेट किए हुए मैंगो निकाल के दे देता है कि लो ये 1 kg मैंगो हो चुके हैं। उसने कैसे तोला, कैसे उसने आपको ये 1 kg मैंगो तोल के दिए तो आपको पता होगा कि उसने क्या यूज किया, मेजरिंग टूल यूज किया। ठीक है, 1 kg का बाट यूज किया। जिस तरह से उन्होंने 1 kg का बाट यूज करके आपको मैंगो तोल के दे दिया, तो वो मैंगो का 1 kg जो आपके पास में मैंगो आए 1 kg, वो क्या है, वो क्या 1 kg का जो बाट था, मेजरिंग टूल था, उसके रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मास है जो उसने दिया आपको। मैंगो आपको जो उसने वेट करके दिए वो क्या उसके रिलेटिव है 1 kg के। ठीक है, तो इसी तरह क्या होता है, एटम्स का हम मास डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं। एटम्स का मास यदि हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं तो उनको मेजर करने का क्या तरीका होता है, साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना हम एक लाइटेस्ट एलिमेंट ढूंढें। उस लाइटेस्ट एलिमेंट के रिलेटिव एटॉमिक मास को हम निकाल के उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, अदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका रिलेटिव एटॉमिक मास क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट
कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले जो लाइटेस्ट एलिमेंट लिया था वो था हाइड्रोजन, लेकिन जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स उनके फेल हो गए, तो हाइड्रोजन को उन्होंने फिर लाइटेस्ट एलिमेंट नहीं लिया। फिर उन्होंने सेकेंड एलिमेंट लिया कार्बन 12। कार्बन 12 को उन्होंने कैसे यूज़ किया, एक लाइटेस्ट एलिमेंट की तरह यूज़ किया, जिसके अकॉर्डिंग हम रिलेटिव एटॉमिक मास अदर एलिमेंट्स का क्या करते हैं, निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। उन्होंने ये चीज़ की। अब हम वापस यदि इस मेजरिंग मशीन के पास आते हैं, तो मैंने कार्बन 12 का एक एटम लिया एक साइड में, अनदर साइड में भी मैंने कार्बन 12 का ही क्या लिया, एक एटम लिया, ठीक है। कार्बन 12 मतलब 12 इसका एटॉमिक मास था, ओके। तो कार्बन 12 का एक एटम एक साइड में लिया मैंने मशीन के, और दूसरा एटम दूसरे साइड में लिया। क्या दोनों इक्वल है, साइज इक्वल है, सेम एटम है, और इवन देन इनके मास भी इक्वल है। जब दोनों के मास सेम है, सब कुछ सेम है, तो क्या आप इनको दोनों साइड में रखोगे वीइंग मशीन के, तो क्या ये बराबर आएंगे वेट में? जब ये दोनों बराबर है तो क्या वीइंग मशीन इक्विलिब्रियम पर होगी? वीइंग मशीन इक्विलिब्रियम पर है, ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों का मास क्या है, सेम है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये दोनों एलिमेंट क्या है, बिल्कुल बराबर है। जब हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों एलिमेंट बिल्कुल बराबर हैं, तो हम एक और चीज़ करते हैं। मैंने ये कार्बन 12 का एक एलिमेंट लिया साइड वाले तरफ से, और मैंने इसको 12 पीसेज में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। मैंने क्या किया, एक कार्बन 12 एटम को लिया साइड वाली मशीन से, और क्या किया, इसकी 12 पीसेस कर दिए। तो क्या ये कार्बन 12 जो ये 12 पीसेस थी, वो क्या इस कार्बन 12 के बिल्कुल इक्वल होगी? अभी भी बिल्कुल इक्वल होगी, क्योंकि मैंने सिर्फ इस जो कार्बन था उसके इक्वल उसकी सिर्फ 12 पीसेस किए, मैंने उनके सिर्फ 12 पीसेस किए, उनमें से कोई भी ना तो कुछ ऐड किया है, ना ही कुछ मैंने उसमें से निकाला है। तो मास तो सेम ही होने वाला है। 12 पीस करने से क्या किसी चीज़ का मास थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, मास सेम रहेगा, ना तो हमने कुछ ऐड किया है, ना ही कुछ माइनस किया है। तो इनका मास है जो ये कार्बन 12 एटम है एक, उसका मास किसके इक्वल हो जाएगा, इन 12 यूनिट्स के इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि कार्बन के एक एटम का मास है वो 12 कार्बन की यूनिट्स के इक्वल है। बिल्कुल बोल सकते हैं कि जो ये कार्बन का एक एटम है, इस एक कार्बन एटम का मास है वो क्या इसकी 12 यूनिट्स के इक्वल है, बिल्कुल है, ठीक है। तो ये क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास है जो हमने रिलेट करके निकाला है। इसी तरह क्या होगा, साइंटिस्ट ने क्या किया, एक और फिर जितने भी एलिमेंट्स थे उन पर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। यदि मैं बात करूँ ऑक्सीजन की, जब उन्होंने ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला तो ऑक्सीजन को एक साइड में रखा और कार्बन की 12 यूनिट्स को एक साइड में रखा, ठीक है। एक साइड में ऑक्सीजन था, एक साइड में कार्बन की 12 यूनिट्स थी। जब उन्होंने उनका वेट किया तो उनको पता चला कि ऑक्सीजन हेवियर है, कार्बन की 12 यूनिट से, कार्बन की 12 यूनिट से क्या है, ऑक्सीजन हेवियर है। तो फिर उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, इन 12 यूनिट्स में से एक एक यूनिट बढ़ाने स्टार्ट की। जैसे ही इन्होंने एक एक यूनिट बढ़ाना स्टार्ट की, जैसे ही इन्होंने 4 यूनिट्स कर दी यहाँ पे, तो वो जो अपनी वीइंग मशीन थी वो बिल्कुल इक्वल आ गई। मतलब इसका ये क्या हो गया कि ऑक्सीजन है वो 16 यूनिट्स के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 1 ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम किसके इक्वल हो जाएगा, 16 यूनिट्स के इक्वल हो जाएगा। मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम 16 यूनिट्स के इक्वल हो गया। इसी तरह उन्होंने सोडियम का निकाला और सारे एलिमेंट्स का वो क्या करते गए, फाइंड आउट करते गए। तो उन्होंने ये क्या फाइंड आउट किया, उन्होंने रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट किया, ठीक है, कार्बन 12 के 12 यूनिट्स के साथ में, ठीक है। समझ आए यहाँ तक? तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट की। जैसे हम लोग वेजिटेबल्स इन सब की मास की यदि बात करें तो मास की स्टैंडर्ड यूनिट केजी होती है, ठीक है। मास की स्टैंडर्ड यूनिट केजी किलोग्राम होती है। उसी तरह है एटॉमिक मास होता है, उसकी भी एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है, और वो स्टैंडर्ड यूनिट होती है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। मास की जो एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो होती है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट कौन सी स्टैंडर्ड यूनिट माना, मैंने आपको अभी यहाँ पे एग्जांपल दिया कि ये जो कार्बन 12 की हमने 12 पीसेस किए, तो उसकी एक जो यूनिट थी, इन 12 यूनिट में से जो एक पीस था उसको उन्होंने बोला 1 AMU, ठीक है। जो एक यूनिट थी उसको उन्होंने क्या कंसिडर किया, 1 AMU कंसिडर किया।
तो क्या आप बोल सकते हो कि 1 AMU होता है वो 1/12 कार्बन की यूनिट्स के इक्वल होता है। ठीक है, 1/12 कार्बन यूनिट्स के इक्वल होता है, हम बोल सकते हैं। तो जो 1 AMU है वो क्या है, 1 कार्बन की पीस के लिया और उसको उन्होंने स्टैंडर्ड क्या बोल दिया, 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो हम क्या बोल सकते हैं, मास ऑफ 1 कार्बन एटम, मास ऑफ 1 कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 AMU। बिल्कुल 1 को हमने 1 AMU बोला तो 12 AMU होगी, तो वो 1 कार्बन एटम का जो मास है वो 12 AMU के इक्वल हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ आ गया। हम इसी को रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। हमने क्या किया, कोई भी लाइटेस्ट एलिमेंट लिया, उसको उसके कंपैरिजन में हमने अदर एलिमेंट्स का क्या निकाला, मास निकाला, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। समझ में आया। और इसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, समझ आ गया। अब हम लोग यहाँ पे जो लिखे हुआ है, जो मैंने आपको समझाया वही सब यहाँ पे आपकी स्लाइड में भी लिखे हुआ है। देखो, an atom is a very small particle, cannot be seen even through a powerful microscope, so it is difficult to determine the mass of a atom directly. Hence, to determine the mass of atom, we choose the mass of the lightest atom as the unit and compare with it masses of atom of other element. The resulting masses of atoms are relative atomic mass. समझ आया, मैंने आपको इतनी देर यहाँ पे यही समझाया था। ठीक है, अब रिलेटिव एटॉमिक मास को देखो आप यहाँ पे, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स वन एटम ऑफ द एलिमेंट इज हेवियर देन 1/12 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 एटम। समझ आया, रिलेटिव एटॉमिक मास। देखो, मास ऑफ 1 एटम, यदि अब हमें किसी का भी रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, मैंने 1/12 यूनिट के बराबर बताया था आपको, कैसे करोगे, मास ऑफ 1 एटम ऑफ द एलिमेंट डिवाइड बाय 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ओके, समझ आए यहाँ तक। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम बात करें ऑक्सीजन के एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास की, कैसे फाइंड आउट करेंगे, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट कौन सा होता है, मास 16 AMU। ओके, 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम का मास कितना होता है, 12, ये AMU होता है, तो ये आ गया आपके पास में 16। तो ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा, 16। तो आ गया समझ में कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। हमने एक एग्जांपल के थ्रू समझा रिलेटिव एटॉमिक मास। अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस क्या होते हैं। हमने रिलेटिव एटॉमिक मास देख लिया, अब फ्रैक्शनल एटॉमिक मास की बात आती है। फ्रैक्शनल एटॉमिक मास क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनमें से कुछ एलिमेंट्स है जो क्या करते हैं, नेचर में आइसोटोप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब ये आइसोटोप्स क्या होते हैं ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आइसोटोप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि वो उनके जो मासेस होते हैं वो उनका एवरेज होते हैं। आइसोटोप्स के जो मासेस होंगे उनका एवरेज होंगे, एवरेज होने की वजह से वो क्या आते हैं, फ्रैक्शन के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, पहले आपको पता होना चाहिए आइसोटोप्स क्या होता है। आइसोटोप्स, तो आइसोटोप्स क्या होता है, हम याद रखेंगे टॉप डिफरेंट से, मतलब कोई भी एलिमेंट होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1H1 एंड 1H2। ठीक है, ये हाइड्रोजन एलिमेंट है। ठीक है, मैंने बोला टॉप डिफरेंट, ये टॉप डिफरेंट का मतलब होता है मास डिफरेंट होते हैं। तो ऐसे एलिमेंट जिनके मास तो डिफरेंट हो, मास डिफरेंट, और क्या होना चाहिए, एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका टॉप डिफरेंट हो। याद कैसे रखोगे, टॉप डिफरेंट हो, टॉप पे क्या आते हैं, मासेस को अपन प्रेजेंट करते हैं। तो जिन ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो और मासेस क्या हो, एटॉमिक डिफरेंट। अब ऐसे एलिमेंट्स है जिनके एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं, वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो वो मिक्सचर्स होते हैं, उनका जो मास होता है वो एटॉमिक मासेस का मिक्सचर होता है, एवरेज होता है, इसीलिए वो क्या आते हैं, फ्रैक्शन में आते हैं। ठीक है, देखें हम, it is to be noted that atomic mass of most elements are fractional. This is because most elements are a mixture of two or more natural isotopes. For example, relative atomic mass of chlorine is 35.5. क्लोरीन का relative atomic mass है fractional है 35.5. ठीक है, the reason being that chlorine consists of a mixture of two isotope of masses 35 and 37 in the ratio 3:1.
क्लोरीन का मास होता है वो 35.5 होता है। फ्रैक्शन में आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि क्लोरीन होता है वो नेचर में 2 आइसोटोप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक तो क्लोरीन 35 एंड 17 क्लोरीन क्या हो जाएगा 37, और इनका रेशियो कितना होता है 3:1 में प्रेजेंट करते हैं। 3:1 में होते तो हम इनका एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। एवरेज कैसे निकालेंगे? देखो फर्स्ट एलिमेंट का 35 इंटू 3 प्लस 37 इंटू 1, एवरेज कितना हो गया 4। यदि आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये 35.5 ही आता है। समझ आया कि फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस क्या होते हैं और इनका फ्रैक्शनल क्यों होता है। क्लोरीन के क्या होते हैं 2 आइसोटोप्स होते हैं, 17 क्लोरीन 35, 17 क्लोरीन 37। इनके जो 2 आइसोटोप्स के मास है वो क्या करते हैं 3:1 में एग्जिस्ट करते हैं। तो जब हम इनका एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं तो 35.5 आता है जो फ्रैक्शनल है। इसीलिए कुछ कुछ एटॉमिक मासेस होते हैं जो फ्रैक्शनल में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझ आ गया सबको। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं रिलेटिव मोलिकुलर मास या मोलिकुलर वेट। तो रिलेटिव मोलिकुलर मास क्या होता है? यदि हम रिलेटिव मोलिकुलर मास की बात करते हैं तो ये क्या होता है, आपको फॉर एग्जांपल कोई मॉलिक्यूल गिवन है, हम बात कर लेते हैं, आपको कोई मॉलिक्यूल गिवन है H2O, आपको मॉलिक्यूल गिवन है, इसमें 3 क्या प्रेजेंट 2 एलिमेंट्स और 3 एटम्स प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम प्रेजेंट है। H2O के अंदर 3 एलिमेंट क्या है, इसके अंदर एटम्स प्रेजेंट है। इन तीनों एटम्स का यदि आप मास है, एटॉमिक मास आपको पता है, उन मास का आप सम कर देते हो तो क्या आ जाता है आपके पास में मोलिकुलर मास आ जाता है या रिलेटिव मोलिकुलर मास आ जाता है। ठीक है, तो रिलेटिव मोलिकुलर मास क्या होता है, किसी कंपाउंड में या फिर किसी एलिमेंट में जितने भी एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है, जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उनका टोटल मास होता है वो 1/12 कार्बन एटम से कितना हैवी है। ठीक है, वही मास हमें क्या बताता है रिलेटिव मोलिकुलर मास। और हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे उसका एग्जाम्पल अभी हम देखने वाले हैं। देखो, the relative molecular mass of an element or compound is the number of the represent how many times one molecule of substance is heavier than 1/12 of the mass of an atom of carbon 12। आपने रिलेटिव एटॉमिक मास सीख लिया। अब यदि रिलेटिव मोलिकुलर मास आ रहा है तो कुछ भी नहीं है, उसमें सिर्फ क्या होगा, कोई मोलिक्यूल है, उसमें जितने भी सब्सटेंस जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको क्या कर दो, एटॉमिक मास का सम ही क्या होता है मोलिकुलर वेट या रिलेटिव मोलिकुलर मास होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास समझ में आ गया तो रिलेटिव मोलिकुलर मास भी बिल्कुल इजी से समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल ले लो, मैंने H2O का एग्जाम्पल लिया है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? हाइड्रोजन के एटॉमिक मास की यदि हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है 2, तो हम क्या इसका एटॉमिक मास 2 ले लेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जस्ट अभी पीछे बताया मैंने 16, तो ये जो मोलिकुलर मास आ जाएगा वो हो जाएगा 18 AMU। समझ में आया यहाँ तक? 18 AMU हो गया। कैसे निकाला हमने मोलिकुलर मास? जस्ट जितने भी एलिमेंट उसमें थे उनको ऐड कर दिया, उनके एटॉमिक मास को ऐड करने से हमारे पास में क्या आ जाएगा रिलेटिव मोलिकुलर मास। ओके, यहाँ पे एक और एग्जांपल गिवन है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का वही 16 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 × 16, 12 + 32 = 44 AMU। किसका मास आ चुका है? मोलिकुलर मास है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो हमने ये मास किस किस के देख लिए, रिलेटिव मोलिकुलर मास H2O का देख लिया, CO2 का देख लिया। इस तरह आपके पास कोई भी क्वेश्चन गिवन हो, यदि रिलेटिव एटॉमिक मास पूछा है मोलिकुलर मास, तो आप उनके रिलेटिव एटॉमिक मास का सम कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा रिलेटिव मोलिकुलर मास आ जाएगा। ठीक है, अब हम इनके एग्जाम्पल्स है, आपके पास में कुछ क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको मासेस पता होने चाहिए सबके। कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। सोडियम थायोसल्फेट, ये एक आपके पास में है कंपाउंड सोडियम थायोसल्फेट, Na2H2O3। ठीक है, सोडियम का इनका आपको मोलिकुलर मास निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इनके एटॉमिक मासेस क्या होते हैं, उसकी हेल्प के बिना तो आप निकाल ही नहीं सकते। तो सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है
और सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको पुट करना है फॉर्मूले में। जैसे जैसे आपके पास में फॉर्मूला दिया हुआ है उसमें इनकी वैल्यूज पुट करके इनका सम करो। चलो, सोडियम कितने हैं 2 है और 1 का मास कितना होता है 23, तो सोडियम को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 सोडियम के मास को 2 सोडियम के एटम से, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर सल्फर है, सल्फर भी 2 है तो इसको भी 32 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर हम क्या करेंगे ऑक्सीजन के मास को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इसे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में आंसर आने वाला है 158। सॉल्व करके देख लिया हम, 23 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 46 आया, ठीक है, प्लस इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 32 को 2 से मल्टीप्लाई करो 64 आएगा, फिर 64 को 16 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास में आंसर आएगा 48। जब आप इनको 8 कर दोगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 158। समझ आया कैसे करते हैं। अब केन शुगर है C12H22 O11 इनका फॉर्मूला होता है। इसका आपको पहले क्या करना है एग्जाम्पल सॉल्व करना है वीडियो को पॉज करके, ठीक है। पहले आप केन शुगर का फॉर्मूला वीडियो को पॉज करो और क्या करो निकालो, ठीक है। जैसे ही आप इसे निकाल लेते हो फिर आपको वीडियो स्टार्ट करके आगे देखना है। बिल्कुल ईजी है, कार्बन का मास पता होना चाहिए, हाइड्रोजन का मास पता होना चाहिए, ऑक्सीजन का मास पता होना चाहिए और हमें सबका मास पता है तो बस पुट कर दो मास और आप क्या निकाल सकते हो मॉलिक्यूलर मास। कार्बन का कितना होता है 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो। हाइड्रोजन का कितना होता है 1 को किससे मल्टीप्लाई करो 22 से करो। ऑक्सीजन का 16 होता है, इसको किससे मल्टीप्लाई करो 11 से करो। अब आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो आंसर आपके पास आएगा 342। कितना आंसर आने वाला है 342। तो इसका जो केन शुगर है उसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 342। समझ आया। कोई भी फॉर्मूला आपको गिवन हो बस आपको फॉर्मूला के अंदर जो भी एटम्स गिवन है उनका क्या पता होना चाहिए मास पता होना चाहिए। जैसे ही आपको उनका मास पता है आप क्या निकाल सकते हो उनका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। ओके, यहाँ तक यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं। तब तक अपना ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।